बनवारी लाल सिंघल जी, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हरगोविंद अरोड़ा जी। हरगोविंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कुछ ही पलों में हमारे साथ कांग्रेस से भी खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत में बनवारी लाल जी आपके साथ करती हूँ। राजस्थान की सरकार को आप लोग पहले ही कई सवाल पूछ चुके हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में, किन स्थितियों में हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान में हिंदू सुरक्षित है। जवाब उनकी तरफ से आया था, उन्होंने कहा था जरा आप भी टटोल कर देख लीजिए, आप लोग तो अपनी पार्टी में मुसलमानों को टिकट तक नहीं देते, ये जवाब दिया गया था। लेकिन आज जो तस्वीर हम 12 में देख रहे हैं, क्या कांग्रेस शासन में जिहादियों का मनोबल इतना ऊंचा होगा कि हिंदू पर इस कदर हावी हो जाएंगे? पहले चाकूबाजी करेंगे, फिर घर जलाएंगे, दुकानें जलाएंगे, फिर एक दिन शहर से ही भगा देंगे। बनवारी लाल जी, ये घटना केवल छबड़ा 12 में हुई हो इतना पर्याप्त नहीं है। अगर आप पिछले दिनों जयपुर के रामगंज की घटनाओं को देखेंगे, कोरोना के समय देखें या उससे पहले के समय को देखें, वहां लोगों ने पुलिस के लोगों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया, पुलिस के लोगों को घेर घेर कर मारने का काम किया। अभी इसके मात्र 4 दिन पहले अलवर की मैं घटना आपके सामने रखता हूं। जीपों में भर के, गाड़ियों में भर के मुस्लिम समाज के कुछ युवक अलवर की स्कीम नंबर 2 पॉश कॉलोनी है, बिल्कुल थिक पॉपुलेटेड एरिया है, वहां आते हैं और कुछ युवकों को जो हिंदू समाज के थे उनको इस कदर मारते हैं कि उनके हाथ पैर तोड़ के वहीं डाल के चले जाते हैं और उनकी गाड़ी को ऐसे तोड़ा जाता है जैसे किसी इस गाड़ी को कंडेम करना है, आज के बाद ये गाड़ी सड़क पर चलने लायक नहीं बचेगी। जी, इसी तरह का और दूसरा कोई बयान है मेरा ये है, अभी मात्र 7 दिन पहले 12-13 वर्ष की बच्ची जो अलवर के रणजीत नगर कॉलोनी में अपने घर से 4 बजे दोपहर कुछ सामान लेने के लिए घर से निकली थी। उसके पास में कारखाना जो लकड़ी का चलता है, एक मुस्लिम का कारखाना है, उस कारखाने में काम करने वाले 2 युवक उस लड़की को हाथ पकड़ के उस कारखाने में ले गए। और जी बनवारी जी, आपकी ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपके पास लौटती हूँ दोबारा। निश्चित रूप से हरगोविंद जी, एक नहीं कई उदाहरण हैं और बात केवल राजस्थान की नहीं है। अगर हम उठाकर देख लें तमाम तस्वीरों को उन राज्यों की जहां पर गैर बीजेपी शासन है, जहां पर कांग्रेस का राज है, जहां पर वामपंथ है, यहां पर हम बंगाल की भी हम परिस्थिति देख रहे हैं, क्या यहां इन राज्यों में खास तौर से गैर बीजेपी शासित जो राज्य हैं वहां पर जिहादियों का मनोबल मजबूत करने के लिए क्या एक आधार पहले से ही तय हो जाता है? इसीलिए ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो 12 से आ रही है। हरगोविंद जी, देखिए, आपके इस कथन से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि केवल एक घटना या परिस्थिति कमोवेश केवल राजस्थान या 12 में नहीं है। थोड़ा मूल जड़ देखिए, 1947 का विभाजन, मां भारती के टुकड़े कर दिए गए, इनको 3 राष्ट्र मिल गए। क्या था? केवल साथ नहीं रहना था, विचार नहीं मिलते थे, हम ये भाई थे, हम चारा थे, उसी भाईचारा को निभाया जा रहा था। और उसके पश्चात भी आज भी केवल पूरे विश्व में एकमात्र हिंदुओं का देश होते हुए आज भी वहां हिंदू सुरक्षित नहीं है। वो अपनी सुरक्षा को और अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। ऐसा क्यों? कि जब हम भाईचारे के साथ रह रहे हैं, आज वो सेकुलर लोग जो उन्हें विक्टिम मानते थे, उनके मानव अधिकारों की बात करते थे, अफजल गुरु जैसों के, ऐसे आतंकवादियों के मानव अधिकार, आज वो सारे सेकुलर लोग खामोश क्यों हैं? मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना ऐसा है कि सेकुलरिज्म जो है वो नपुंसकता का दूसरा नाम है। तो जब तक गुट्टी में हमें सेकुलरिज्म पिलाया जाता रहेगा तो हिंदू तो इसी परिस्थिति में आता रहेगा। और ये पूरे भारतवर्ष में अब एक फितरत एक ऐसी बन गई, हम कहीं भी शांति की बात करने जाएं, लेकिन दूसरी ओर से तो हमेशा ही अशांति की बात की जाएगी। अब अल्पमत में षड्यंत्रकारी, बहुमत में आप आक्रमणकारी। तो जहां अल्पमत में आपके 4 घर हैं तो आप षड्यंत्रकारी हैं, जहां आपके अधिक घर हुए तो लोगों को वहां से घर बेचकर क्यों जाना होता है? तब हमारा भाईचारा कहां जाता है? नहीं, तब तो क्योंकि स्यूडो सेकुलरिज्म की, आप सेकुलरिज्म कहते हैं, मैं उसे स्यूडो सेकुलरिज्म कहती हूँ, उसकी झंडा बरदारी करने वाले आगे आ जाते हैं ना। आज तो एक ह्यूमन राइट्स की बात करने लगते हैं, वो देश के टुकड़ों की बात करने लगते हैं, वो सीधे सीधे कहने लगते हैं कि यहाँ पर मानवाधिकार नहीं है। यहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक होता जा रहा है। जो 2 करोड़ थे वो 20 करोड़ से ज्यादा होते जा रहे हैं, और जो हमारी आबादी थी धीरे धीरे घटती, पर बात नहीं होती। आज अगर पॉलिटिक्स है सर, आज अगर परिस्थिति बिल्कुल मान लीजिए इसके विपरीत होती, दूसरे पक्ष की ओर से अगर उनकी हानि हुई होती,
तो आज हर चैनल पर गले में ढोल डाल के नहीं केवल आप राहुल जी और प्रियंका जी की चर्चा मत कीजिए, वो इतने होते कि आपको गिनना मुश्किल हो जाता। गले में ढोल डाल के अब तक तो नगाड़े बजने शुरू हो गए होते, लेकिन आज ना तो कोई चैनल इसको दिखाने का कष्ट कर रहा है। और मैं आपका साधुवाद कि कम से कम आप इस विषय को उठा रहे हैं, ताकि जो लोग कोमा में गए हुए हैं या जो नींद में हैं वो कम से कम इसको देखकर जाग तो जाएं। निश्चित रूप से। और हम क्योंकि हमेशा से कहते हैं कि जब जब हिंदू घटा है तब तब देश बटा है। बिल्कुल राजस्थान की परिस्थिति कहती है। यहां पर हम आगे बढ़े तो इससे आगे हम आपको बताते चलते हैं कि साल 2011 की जनगणना के हिसाब से अकेले राजस्थान की अगर बात करें तो 65 लाख से ज्यादा आबादी मुसलमानों की थी। अब देख लीजिए 2021 होने को आया, आबादी कितनी ज्यादा हो गई होगी इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। लेकिन हरगोविंद जी, यहां पर 12 जिले में जो कुछ भी हुआ और जो परिस्थितियां उसके बाद बनी, राजस्थान सरकार का ये कहना है कि हम कोशिशें कर रहे हैं, छोटी सी बात को बड़ा तूल दिया जा रहा है। ये छोटी सी बात थी कि चाकूबाजी हो जाती है, हिंदू युवकों को मार दिया जाता है, वो मरणासन पर पहुंच जाते हैं। ये छोटी सी बात है कि हिंदू जो दुकानदार है उनकी दुकानें जला दी जाती हैं, वो अपनी दुकानें छोड़कर भाग रहे हैं। यहां तक कि जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर रहने वाले हिंदू डर रहे हैं, वो पलायन करने को अब मजबूर होंगे। भारत का संविधान क्या कहता है जी? यदि आज हम यहां किसी भी धर्म विशेष की बात ना भी करें तो भारत का संविधान, प्रशासन का दायित्व क्या है? प्रत्येक नागरिक के जान माल की सुरक्षा करना। कहां सुरक्षा हो रही है? क्या सुरक्षा केवल एक ही पक्ष के नागरिकों की जाएगी? आज अपने ही देश में अगर अपने ही देश के लोग इतना कुछ करने के पश्चात, इतने त्याग के पश्चात अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, तो फिर इस देश के भविष्य को क्या हम विश्व गुरु बनने की कल्पना कर सकते हैं? अब हम ऐसी परिस्थितियों में जी। योगेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। योगेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या हो रहा है आपके शासनकाल में, क्या हो रहा है आपके राजस्थान में? ये राजस्थान में शासन बहुत बढ़िया चल रहा है, देख रहे हैं सर, हिंदू बहुत सुरक्षित है। आप मेरी बात सुनिए। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते हैं। इस देश को आप हिंदू मुसलमान में मत बांटो। कहां ले जाना चाहते हो आप इस देश को? सर, राजस्थान की 12 की तस्वीरें, इस पर कुछ टिप्पणी कर दीजिए, उसके बाद ये पूरा भाषण दीजिएगा। ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो आप कहते हैं ना, ये जो मजहबी नारा आप लगाने लगते हैं, आपके मुख से अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आपके बड़े नेताओं ने तो कह रखा है ना कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो बेचारा हिंदू जाए तो जाए कहां? आपके खुद के मुखिया ये कहते हैं ना कि मुसलमानों का मानवाधिकार पे थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। आज देखिए ना, आपके शासनकाल में हिंदुओं का मानवाधिकार है या नहीं है? वो कमल सिंह, वो राजेंद्र नागर जिसको चाकुओं से मारा गया, उनका कुछ मानवाधिकार है या नहीं है? आप इस मामले को, इस देश को तोड़ने का काम मत करिए। हिंदू मुसलमान सब भाई है और हमारी सरकार बहुत मुस्तैदी से बहुत अच्छे काम कर रही है। सबको भाईचारा कायम रख रखा है हमने। योगेश जी, ये कैसा भाईचारा है? में क्या हुआ है पहले आप ये बताइए। 12 में जो कुछ हुआ है, कुछ असामाजिक तत्वों ने जो कोई घटना की है, जो कुछ असामाजिक तत्वों ने कोई घटना की है, इसको आप हिंदू मुसलमान का तुल मत कीजिए। सामाजिक तत्व थे कौन? जो लोग इस तरीके की बात नहीं, वो लोग ना हिंदू है ना मुसलमान। बोलिए, अगर ये जिन असामाजिक तत्वों की बात कर रहे हैं ना, आप उनके बारे में जरा खुलकर बोलिए ना। देखिए, एक तो आपकी पार्टी, मैं बड़े विनम्रता से आपसे ये कहना चाहूंगा, एक तो आपकी पार्टी लगभग 72 वर्ष तक एक धर्म के, एक प्रकार के लोगों की तुष्टीकरण की राजनीति करती रही। आज फिर आप उन पे पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, तो कृपया ऐसा ना करें। आपको राजनीतिक रूप से भी इसकी हानि हो सकती है। ठीक है, और सब एक सेकंड, जरा योगेश जी जरा बता दीजिए तो, जिन असामाजिक तत्वों की आप बात कर रहे थे उनके बारे में जरा खुलकर बोलिए। वो जो शांति दूत हैं उनके बारे में जरा खुलकर बोलिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोग बीजेपी के और आरएसएस के मुसलमान के भेष में वहाँ दंगा भड़का रहे हैं और इस प्रदेश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहो और इस देश को तोड़ो मत। आपके राज्य के पुलिस की रिपोर्ट है कि समीर और आरिफ नाम के 2 लड़कों ने कमल सिंह और राजेंद्र नागर पर चाकूबाजी की, उनको चाकुओं से गोदा, उनको मरणासन तक पहुंचाया। ये शांति दूत आपके शासनकाल में, आपके राज्य के शासन में है सर। जिन शांति दूतों के बारे में आप बोलने से डर रहे हैं ना, अगर किसी ने ऐसा किया तो उसकी जांच हो जाएगी। भाई साहब, आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए
आप किन्हीं वो संगठनों जांच को हो बदनाम जाएगी करेंगे। और अगर उसमें आरएसएस के लोग थे, बजरंग दल के लोग थे, या संविधान ऐसा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बिल्कुल, सबको साथ अगर रहना है संविधान इस देश ऐसा में। है तो जिन लोगों ने ऐसी कार्रवाई और की, आपने अगर वो हिंदू आरएसएस के नाम लोग पर थे, दो आपने बार उनको देश को बेपर्दा पूरा क्यों नहीं करके करा? सत्ता हासिल कर ली। आप अपनी नाकामी राम छुपाने के मंदिर लिए, नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, मतलब गाय लोग के नाम भेष पर बदल क्यों कर आ गए, देश और बड़ा करके आपने आपका सत्ता पुलिस हासिल कर ली। प्रशासन इतना राजस्थान में निकम्मा ये था बात तो नहीं कि उन चलेगा। भेष बदले लोगों इसलिए इस देश को मत बेपर्दा बांटो। न कर सका। इस देश के संविधान में सबको यहाँ रहने का हक है। ना यहाँ से Exactly, हिंदू को कोई बिल्कुल, भगा सकता, ना सबको हक मुसलमान है। को भगा सकता। इस देश के क्या संविधान आप वो हक में सबको दे पा रहे सबको हैं? हक है। इस देश के संविधान में सबको हक है, किसको ज्यादा हक है, किसको कम है हक है, जरा ये भी बता दीजिए। देश के संविधान पर आप लोग बड़ी टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तो देश के संविधान का, एक सेकेंड अरोड़ा जी, देश के संविधान का हवाला देकर ही तो कहा था ना डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। देश के संविधान का हवाला देकर ही आपको याद होगा कि इस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने क्या कहा था कि मुसलमानों का यहाँ पर मानवाधिकार नहीं है, मुसलमान सुरक्षित नहीं है। इस देश के संविधान का हवाला देकर ही 10 जनपद से हर रोज कहा जाता है कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है। संविधान को, जिस कस्टोडियन बॉडी की आप बात कर रहे हैं, संविधान को तो आप लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से डिफाइन करना शुरू कर दिया है। नहीं, आप लोग इस तरीके की बातें करके इस देश को तोड़ने का काम मत करिए। इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर अब आपको सत्ता नहीं मिलेगी। सर मैं तो सत्ता थोड़ी मांग रही हूँ, मैं आप आपसे बड़ी सवाल तरीके से बात कर रही हूँ। पहली बात लेट मी क्लियर योगेश जी, थोड़ा सा क्लियर हो जाइए। मुझे लगता है कि थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। सत्ता इस देश की जनता को नहीं चाहिए। देश की जनता को सत्तासीन वो व्यक्ति चाहिए जो बराबरी रखे, जो बहुसंख्यक को बहुसंख्यक माने और अल्पसंख्यक को अल्पसंख्यक माने। आज आपके देश में ही, मैं अकेले आपके राजस्थान की बात करती हूँ, कितनी प्रतिशत आबादी हिंदुओं की है जरा बता दीजिए। सरकार तो आपकी ना, नहीं, अब आप मुझे बताइए। आइए लॉजिकल बात करते हैं, इधर उधर की बात नहीं करेंगे, लॉजिकल बात करते हैं। हिंदुओं की आबादी राजस्थान में कितनी है सर, और मुसलमानों की आबादी कितनी है, जरा बता दीजिए। बताइए ना सर। मुसलमान इस देश में, इस प्रदेश में लगभग 80 लाख है, और हिंदू लगभग 6.5 करोड़ है। 95 लाख, रख के दिल पर हाथ रख के सर, जरा दिल पर हाथ रख के सच बोलिएगा सर। ब्राह्मण भी हूँ, मैं हिंदू भी हूँ जी। अच्छी बात है, ये तो गर्व की बात है आपके मैं लिए। चोटी भी रखता हूँ, मैं मेरे घर में गाय भी पालता हूँ। बहुत अच्छी बात है सर, आप गौ सेवा करते हैं, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, आप गौ सेवा करते हैं। लेकिन गौ सेवा करते करते जरा अपनी आत्मा से पूछिए कि जो बातें आप कह रहे हैं वो सच है या नहीं है। मैं दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ, जिन लोगों ने इस देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटकर सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, अब उनकी इस देश का हिंदू भाई भी मुसलमान भाई भी उनकी साजिश को कामयाब नहीं होने देगा। बांटा तो आपने ही था, शुरुआत तो आप ही से हुई थी, और आज आप कहाँ का कहाँ ले जा रहे हैं। बनवारी लाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बनवारी लाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बनवारी लाल जी जल्दी से जवाब दीजिए, तो मैं हरगोविंद जी के पास जाऊंगी। बनवारी लाल जी चाहता हूं योगेश जी का स्वागत करना चाहता हूं। इनसे जरा आप ये पूछ लीजिए, अलवर में 4 दिन पहले मात्र एक हिंदू लड़की जाटव समुदाय से थी, जाटव समाज से थी, उसको 2 युवक उठाकर ले गए, 12 वर्ष की बच्ची को। आज तक ना किसी समाचार पत्र में आया है, एक चैनल मात्र पे आया था। उसके बाद अब तक इन्होंने क्या कार्रवाई कराई? अभी कल परसों घटना हुई है। इससे पहले अगर इनसे बात करेंगे तो मूसाखेड़ा एक गांव है हमारे यहाँ, वहां 3 सिख भाइयों को मुसलमानों के द्वारा 2005 में बुरी तरह विभत्स हत्याकांड करके मारा गया था। आजादी से अब तक ऐसी घटना नहीं हुई। उसमें उन मुसलमानों का तो पुनर्वास कितनी जल्दी हो गया, और हुसैपुर गांव में एक जाटव के द्वारा गोली चलाने से एक मुसलमान की हत्या हो गई थी। उसके बाद वो जो जाटव लोग हैं वो आज तक 2012 से अब तक उस गांव में वापस पैर नहीं रख पाए हैं। उनकी जमीनें बर्बाद की, उनके परिवार बर्बाद किया, उनका सब कुछ बर्बाद किया। ये हमारे आदरणीय योगेश जी जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, ये कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं, ये हिंदू की भाषा ही नहीं बोल रहे। गाय पाल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, गाय पाल रहे हैं, गाय पालना तो हर हिंदू का धर्म है, हर मुस्लिम का धर्म है, देश के हर नागरिक का धर्म है। लेकिन अलवर के चारों तरफ, राजस्थान के चारों तरफ जिस तरह से मेवात का जाल फैला हुआ है, अलवर के चारों तरफ जिस तरह से मेवात का जाल फैला हुआ है, ये आने वाले समय के लिए अच्छे संकेत नहीं है। या तो जागना पड़ेगा, हिंदू के नाम पर जागना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी दूसरे के अधिकार को वंचित नहीं कर रहे उसको, लेकिन अपने अधिकार की लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। हम हिंदू लोग हिंसक नहीं है, लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि हम नपुंसक नहीं है। अगर हम पर बात आएगी तो हम बराबर से जैसी भी जरूरत पड़ेगी वैसे अपने अधिकारों की सुरक्षा और अपने हिंदू भाइयों की सुरक्षा करने के लिए जो करना पड़ेगा उसको करेंगे।
ये कैसी बात करते हैं? ऐसी बातों से काम चलने वाला नहीं है। इनको क्या अलवर की भयावह स्थिति नहीं दिख रही? इनको राजस्थान की भयावह स्थिति नहीं दिख रही? आप दोनों के इस आरोप प्रत्यारोप में हरगोविंद जी एक बात तो तय हो गई है। ठीक है योगेश जी, मैं आती हूँ आपके पास ही आऊंगी। हरगोविंद जी, एक बात तो तय हो गई, अधिकारों की जब लड़ाई की बात आती है और अधिकारों की बात होने लगती है तो सामंजस्य देखा जाता है। सामंजस्य देखा जाता है उस आबादी और धर्म और उसको दी जाने वाली सहूलियतों के बारे में, लेकिन वो सामंजस्य जहां पर बीजेपी शासित जो राज्य नहीं है, खासतौर से अगर आज हम राजस्थान की ही बात करते हैं अकेले, क्या वो सामंजस्य आपको नजर आता है? जिस मल्टी प्रोंग एक्शंस की बात लगातार गहलोत सरकार करती रही, वो मल्टी प्रोंग एक्शंस किसके लिए ज्यादा होते रहे? वो तो हमने बीते कुछ समय में देख ही लिया है, उनकी प्रतिक्रियाओं से, उनके बयानों से। तो फिर किस हिसाब से कहा जा सकता है कि सामंजस्य है? और अधिकारों की बात योगेश मिश्रा जी जो दावा कर रहे हैं, देखिए मेरे बंधु योगेश जी, इन्होंने एक बड़ी विचित्र बात की। प्रशासन का, सरकार का दायित्व होता है, मुख्यमंत्री उस प्रदेश का मुखिया है, उसके लिए सभी लोग बराबर। योगेश जी मैं ठीक कह रहा हूं? ऐसा ही आप भी मानते हैं? हमारे के सभी एक मिनट योगेश जी प्लीज, आपको वक्त मिला, मैं केवल इतना पूछ रहा हूं, आप मेरी इस बात से सहमत है ना? आप इस बात को मानते हैं ना कि सरकार के लिए तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी बराबर हैं, उनको तो सबके लिए काम करना है। लेकिन योगेश जी आप यदि ऐसे शब्द बोलते कि जिन लोगों ने ऐसी हरकत की, हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे ताकि प्रदेश में या देश में ऐसी मिसाल जाए, दोबारा ऐसी घटना ना हो। लेकिन आप जिस तुष्टीकरण के रास्ते पे चलते हुए उसको इतना अपग्रेड कर गए तुष्टीकरण को, कि आज आप उन पे पर्दा डालते हुए बोल रहे हैं कि देश बदलकर संघ के और बजरंग दल के लोग थे, उन्होंने ऐसा कर दिया और हम मूर्ख दर्शक बने रहे। तो यदि आप लोग इतने, आपका प्रशासन नालायक है, वो किसी काम के नहीं है, तो आप लोग छुट्टी कीजिए ना, घर बैठिए आप लोग। जब नागरिक को सुरक्षा देने में आप लोग सक्षम नहीं है, उसके जान माल की हिफाजत करने में आप सक्षम नहीं है, तो आप लोग घर बैठिए। आप अपनी नाकामी का, आप अपने निकम्मेपन का, आप अपनी मूर्खता का ठीकरा दूसरे संगठनों पे नहीं फोड़ सकते आप। और बड़े विचित्र शब्द आपने कहे। अच्छा जी, मैंने बोलना कम कर दिया, अब आप अपनी तर्क की बात कीजिए। योगेश जी चलिए जवाब भी दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। और जब चलिए एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जरा बताइएगा कि कमल सिंह और राजेंद्र नागर जो घायल हुए हैं, जो अस्पताल में भर्ती हैं, जिनके परिवार वाले ये उम्मीद कर रहे थे कि सरकार का कोई प्रतिनिधि वहां पहुंचे उनसे मिलने के लिए, क्या कोई प्रतिनिधि अभी तक पहुंचा है क्या? मुख्यमंत्री की बात तो मैं छोड़ ही देती हूँ, सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या सरकार का कोई प्रतिनिधि पहुंचा है? एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं तो आपके पास आती हूँ। छोटा सा ब्रेक। तो आज हम बात कर रहे हैं 12 के उन बाबरों की जिन्होंने खुलेआम हिंदुओं के साथ पहले तो कत्लेआम करने की बड़ी कोशिश की, उन्हें मरणासन तक पहुंचाया। इससे भी मन नहीं भरा तो उनकी दुकानों को, उनके घरों को खूब जलाया, मन माफिक काम किया, जी तोड़कर लोगों के दुकानों को जलाकर तोड़ फोड़ करके अपनी उन्माद को प्रस्तुत किया। और ये सब कुछ होता है कांग्रेस के शासनकाल में। कांग्रेस की शय पर अगर कहा जाए कि जिहादियों को इतनी छूट मिल रही है तो ये कहना गलत नहीं होगा। आज इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। एक बार फिर से जरा अपने पैनलिस्ट के पास चलते हैं। पैनलिस्ट के पास जाने से पहले जरा उन तस्वीरों को एक बार फिर से दिखा देते हैं। बहुत सारे दर्शक हैं जो ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर हुआ क्या है। तो आपको बता दें कि राजस्थान के 12 में छबड़ा कस्बा है, जहां पर समीर और आबिद नाम के दो जिहादियों ने कमल सिंह और राजेंद्र नामक दो लोगों को पहले तो चाकू मारा। चाकू मारने की वजह से वो मरणासन की स्थिति पर पहुंच गए। जब इसका विरोध हुआ तो इन्हीं जिहादियों ने एकजुट होकर किस कदर पूरे छबड़ा कस्बे को आतंक की फैक्ट्री में तब्दील कर दिया। उन्माद और उत्पात का ऐसा नंगा नाच खेला कि यहां पर प्रशासन ने भी उनके आगे घुटने टेक दिया। आखिरकार यहां पर कर्फ्यू तो लगा हुआ है, धारा 144 लागू है, ये कहा जा रहा है कि स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन ये अनकंट्रोल्ड स्थिति बनी क्यों? जिहादियों का मनोबल इतना बढ़ा क्यों? आखिर किसके शय पर ये मनोबल बढ़ रहा है? आज का यही सवाल है। इन्हीं तस्वीरों के साथ योगेश जी आपके पास सबसे पहले आते हुए, क्योंकि ब्रेक से पहले मेरा ये सवाल था आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि सरकार का कौन सा प्रतिनिधि पहुंचा हुआ है राजेंद्र नागर और कमल सिंह से मिलने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए, या किसी की तरफ से कोई फोन गया अभी तक? हमारे कांग्रेस पार्टी के
वहां के वरिष्ठ नेता इस मामले में उनसे मिल रहे हैं। सरकार ने प्रशासन को हिदायत दे दी है कि जिस भी व्यक्ति ने इसमें इसकी सही सही जांच करे और जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करे। सर, नॉट अ सिंगल पर्सन, नॉट अ सिंगल पर्सन गए हैं। आप बड़े नेता को छोड़िए, जानने का हाल जानने की भी कोशिश नहीं की। उन दोनों के परिवार की महिलाएं डरी हुई हैं। वो ये कह रही है कि अब हम यहाँ रहना नहीं चाहते, हमें डर लगता है कि हमारे बच्चों का क्या होगा। ये है सच्चाई। सच्चाई से मुंह मत मोड़िए। बनवारी लाल जी, योगेश मिश्रा जी ने तो सच्चाई से मुंह मोड़ लिया। बनवारी लाल जी, जब आपको यही करना है तो आपको मुझे देंगे जब इनको सच्चाई का पता होगा। मेरे बड़े भाई से ये पूछो, कौन कौन से नेता, स्थानीय छुटभैया नेता कौन कौन से गए? उनका नाम रामलाल था, श्यामलाल था, घनश्याम लाल था, दीनदयाल था, योगेश कुमार था, जितेंद्र सिंह था या टीकाराम था। कोई वहां का स्थानीय नेता जो छुटभैया भी हो, वो भी उनके घर तक जाके सारे लोग गए। पुलिस प्रशासन जांच कर रहा है के सामने बैठ के ये कह देना गैर जिम्मेदाराना पूर्ण काम लग रहा है मुझे आदरणीय योगेश जी मिश्रा का। क्या हमारे बनवारी जी भाई साहब मिल रहे हैं? उनका चेहरा है, उनका कोई नाम है, उनकी कोई आइडेंटिटी है, कोई नहीं मिल रहा। ऐसी घटनाओं में ये सब लोग पीछे हो जाते हैं। मैं आपको कह रहा हूं, अभी अलवर में मात्र 5 दिन पहले जिस बच्ची को घसीट के सड़क से ले गए, उसके घर पे जाके कौन मिला? कांग्रेस का आदमी। नाम बताइए योगेश जी। इन्होंने किस पुलिस के अधिकारी से बात की? सरकार का कौन नुमाइंदा उनके घर या अस्पताल में गया? मैं गया था। उस लड़की का जब वहां पंचनामा हो रहा था, उसका जब मेडिकल जांच हो रही थी, तब मैं वहां गया था। कितना परिवार भयभीत था ये मैंने देखा है। उसके बाद हमारी पार्टी के और लोग भी गए हैं। ये कांग्रेस के लोगों ने सदैव धार्मिक उन्माद फैलाने की बात की और धार्मिक उन्मादियों का साथ दिया है। अलवर में अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ जो स्थिति बनी है, उस स्थिति को इन लोगों का सपोर्ट होता है। अगर इनका कांग्रेस का मतलब यही है, धार्मिक उन्मादियों का मतलब है कांग्रेस का राज हमारा भी था ना। इन धार्मिक उन्मादियों की हिम्मत होती ना इस प्रकार के उत्पाद करने की। अभी मात्र 3 दिन पहले की बात है। मैं आपको बता रहा हूँ, इतना बुरी तरह से मारपीट की है, एक जरा सी भी कोई सुरसुराहट तक नहीं है इन कांग्रेस के लोगों की तरफ से। ठीक है, जरा योगेश जी जवाब दे रहे हैं, उनका जवाब सुन लेते हैं, फिर मैं हरगोविंद जी के पास जाती हूँ। योगेश जी जवाब देना चाहेंगे? आप जवाब दे रहे थे कुछ। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। जो 2005 की मूसाखेड़ा की घटना की आपने बात करी, उसमें वहाँ भारतीय जनता पार्टी का रास्ता तो 2005 में राजस्थान में। और इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई है, आपस में मिलकर रहना चाहते हैं। आप लोग हिंदू मुसलमान की बात करके सत्ता हासिल करना चाहते हो, ये चीज आपकी कामयाब नहीं होगी। हमारे ये उस पार्टी के प्रतिनिधि बोल रहे हैं, ये उस पार्टी के प्रतिनिधि बोल रहे हैं जिनकी पार्टी का आधार ही राजनीतिक सिद्धांती तुष्टिकरण की राजनीति रहा है। सर, ये योगेश मिश्रा की व्यक्तिगत राय तो मैं मान सकती हूँ, लेकिन जिस राजनीतिक पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका राजनीतिक सिद्धांत देश ही नहीं दुनिया में भी देखा है। हरगोविंद जी, महत्वपूर्ण यहाँ पर यह हो जाता है, किसी भी परिस्थिति को जहां पर मुस्लिम जैसे ही ज्यादा होते हैं, विशेष वर्ग ज्यादा होने लगता है, हिंदुओं के लिए वहां मुश्किलें खड़ी हो जाती है। एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो जाता है उन्हें परेशान करने के लिए, उनके लिए विपरीत और प्रतिकूल परिस्थिति बनाने के लिए। लेकिन उस इकोसिस्टम को सपोर्ट देने वाले, उसका सुपरविजन करने वाले जब ऐसी टीका टिप्पणी करें, जब एक रास्ते पे सहूलियत जहां पर दिखती हो वहां उस तरफ तो जाने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ से बिल्कुल मुंह मोड़ ले, तो आखिर हिंदू जाए तो जाए कहां ऐसी परिस्थिति में? देखिए, बिना शय के तो कोई जेब भी नहीं काट सकता, इतनी बड़ी बात। और अभी हमारे कांग्रेस के मेरे मित्र जो प्रवक्ता हैं, इन्होंने कहा कि वो कुछ असामाजिक तत्व थे, 1-2 लोग ऐसी घटना करते हैं। 1-2 लोग ऐसी घटना करते हैं, एक भीड़ कहां से आ जाती है? सुनियोजित ढंग से। और यदि वो भीड़ आ जाती है तो जहां से लाउड स्पीकर से या उनके कोई प्रतिनिधि या उनको जो लोगों को वो मानते हैं, क्या एक व्यक्ति ने भी आकर शांति की अपील की? नहीं, 2 हाथ से ताली बजती है। क्योंकि ये हमारा ना गुलिस्तान, ये हमारा देश बहुत मेहनत से बना, यहां बस एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तान करने को। हर शाख पे उल्लू बैठा हो, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा? तो एक शांति से रहने वाला पक्ष, दूसरा पक्ष, दोनों अगर शांति से रहें तभी देश विकसित होगा। अब आप कुछ वर्ष पूर्व देखिए, गुजरात पूरे विश्व में, और इन लोगों ने बहुत शोर मचाया, गुजरात। क्या था? गोधरा का जिक्र क्यों नहीं हुआ? ना गोधरा होता ना गुजरात होता। उस गोधरा एक एक्शन था, उसका रिएक्शन गुजरात था।
यानी यहाँ पर आप कहते हैं कि रिएक्शन की चर्चा होती है लेकिन एक्शन की चर्चा नहीं एग्जैक्टली होती। क्योंकि Action ऐसे लोग उन पे पर्दा डालते हैं। कर्टन एक्शन की चर्चा कोई अब भी चर्चा की शुरुआत पे ही एक्शन की चर्चा हो जाती है। योगेश मिश्रा जी, ये तो सच्चाई है। रिएक्शन तो देख लिया गया। रिएक्शन जब रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी हो रही थी तब तो पूरी तरीके से किसी ने कुछ नहीं बोला था, लेकिन उसके अगेंस्ट जब रिएक्शन दिया गया तो उस पर आप लोगों ने खूब चर्चा की और आपने कह दिया था कि यहां गुंडागर्दी हो रही है, हिंदू गुंडागर्दी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? आपको एक्शन नहीं दिखाई देता, रिएक्शन पर आप लोग बड़ी जल्दी एक्ट करते? अब मैं बोलूं? जी योगेश जी, आप ही से मेरा सवाल है। अब एक बार मैं बोलूं तो आप प्लीज कृपया प्लीज तो मत बोलना। जी चलिए, मैंने दिया आपको 30 सेकंड्स अनइंटरप्टेड, क्लियर करिए। आप सुनिए। जी सर बोलिए। देखिए, मैं जहाँ रहता हूँ अलवर में, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहते हैं। राजस्थान में सब मिलकर रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सत्ता हासिल करने के लिए एक सूत्री कार्यक्रम है, हिंदू और मुसलमान को लड़ाओ, आपस में बांटो। ये जो हुआ है किसने करा है सर? ये चीजें आपकी ये क्या हुआ है सर? अब इस देश का हिंदू मुसलमान। योगेश जी, आपको 30 सेकंड अनइंटरप्टेड दिया था, लेकिन योगेश जी आपने पूरी चर्चा में, योगेश जी आपने पूरी चर्चा में किसकी? मैं कह रहा हूँ घाव पर मरहम रखने वाली कोई बात ही नहीं की। उसको सजा मिलेगी। अगर आप कह रहे हैं सभी भाई मिलकर रहते हैं, आपने पूरी चर्चा में घाव पे मरहम रखने वाली, आप एक जिम्मेवार पार्टी के, सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपने जिम्मेवारी वाली कोई बात ही नहीं की। आप कम से कम ऐसा कहते हैं हम दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आप तो बार बार एक ही बोल रहे हैं जी, उन्होंने किया उन्होंने किया उन्होंने किया। बांटना चाहते हैं, कहां ले जाना चाहते हैं देश को? आप केवल इस ठर्रे से बाहर आइए कि देश को कौन बांट रहा है, प्रशासन का डंडा आपके हाथ है। प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिसने गलत काम किया योगेश मिश्रा तो पकड़े ना दोषियों को। किसने रोका है आपको? किसने रोका है आपको? क्यों नाराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई मत करिए? किसने रोका? इनको विरोधी दल ने रोक सरकार रखा है। तो आपकी है ना, इनके प्रदेश में आपको तो विरोधी किसी दल ने ने रोका ज्यादा नहीं मजबूत है। है। जाइए और कार्रवाई करिए। कार्रवाई करने से क्यों घबरा रहे हैं आप लोग? और इसमें कोई दो राय नहीं है बनवारी लाल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कल को जो लोग विक्टिम हैं उन्हीं पर मुकदमा दर्ज हो जाए, जैसा कि दिल्ली दंगों में हुआ था, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये कोई नई बात नहीं होगी। दिल्ली दंगों में हम देख चुके हैं किस तरह बेकसूर हिंदुओं को, जो कि पीड़ित थे, उन्हें ही दोषी बना दिया गया। यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो सकता है बनवारी लाल जी? कांग्रेस अपने वोट बैंक के रूप में इस मुस्लिम समाज को देखती है और उस मुस्लिम समाज को वोट बैंक के रूप में प्रयोग करने का, उपयोग करने का जो कांग्रेस का जो सोच है, उसके कारण से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात तो करते हैं, लेकिन अगर हिंदू पर हमला कोई मुसलमान करता है तो उसके पक्ष में खड़े होने की हिम्मत कांग्रेस के लोगों की नहीं होती। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं, गोपालगढ़ भरतपुर जिले में पड़ता है, मस्जिद से गोलियां चली हिंदुओं पर, पुलिस के ऊपर गोलियां चली, पुलिस के लोगों ने जान बचाने के लिए अपने आप को इधर उधर गड्ढों में कूद के बचाया। दिल्ली के मंगोलपुरी की घटना आप देखिए, अगर मैं गलत किस तरह से पेट्रोल बम छतों पे से बांध के चलाने की जो घटना हुई, उसके बाद किस तरह की अराजकता दिल्ली में हुई। मैं ये कह रहा हूं पूरे देश में आज जो अराजकता का वातावरण बनाया गया है, इस वातावरण को अगर कंट्रोल नहीं किया गया, अभी डासना की अगर हम बात करें, गाजियाबाद के डासना में एक हिंदू मंदिर पर यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी महाराज जो हमारे संत हैं, उनके मंदिर पर हमला करने का एक विधायक वहां खुलेआम धमकी देता है और वो कहता है मैं इनका मर्डर करूंगा। ये हिंदू समाज मरा नहीं है। अगर हमारे संतों की तरफ उंगली उठा के देखने की हिम्मत करेंगे और उनका मर्डर करने की कोशिश करेंगे तो हिंदू समाज इनको छोड़ेगा नहीं। किसी भी स्थिति में ये समझ ले, अगर ये इकट्ठा होकर हमला करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग इकट्ठा होकर इनका मजबूती से मुकाबला करके इनको मुंह की खिलाने की हिम्मत भी रखते हैं। इस तरह से अगर इस आजाद हिंदुस्तान में, आज इस प्रकार से स्वतंत्र भारत में ये जिस प्रकार से अपना राज समझ रहे हैं, लेकिन बनवारी लाल जी सवाल तो आपसे भी पूछूंगी मैं, बनवारी लाल जी सवाल तो मैं आपसे भी पूछूंगी कि जब कभी भी चुनाव आता है तो जो बातें आज योगेश मिश्रा कह रहे हैं वही बातें शब्दों में पिरोकर आप लोगों की तरफ से भी नजर आने लगती है। ऐसा क्या हो गया? हिंदुओं के लिए भी तो एक सुरक्षा कवच होना चाहिए। मेरे बारे में बात हिंदू जाए तो कहां जाए? बदनाम किया गया। मैंने तो मुसलमान का वोट नहीं मांगा। यहाँ आज ओलेक्स पे ठगी करने का काम, ऑनलाइन ठगी करने का काम 100% मुसलमान करता है, और अगर हम उसका वोट मांगते हैं तो कल वो हमसे आकर बचाने की बात करता है। उन लोगों को गलत कामों में संरक्षण नहीं देना पड़े। बनवारी लाल जी, मैंने तो इस बात के लिए मैं तो बदनाम रहा हूं। मैंने तो मुसलमान के घर पर जाके अलवर लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में वोट ही नहीं मांगा कभी। 2 बार चुनाव लड़ा हूं और अप्रत्याशित बहुमत से मैंने विजय, राजस्थान की ऐतिहासिक विजय मैंने प्राप्त की अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र में।
एकमात्र 200 में से विधानसभा सीट रही जिसमें सबकी जमानत जब्त कराने का अवसर मुझे मिला। बनवारी लाल जी, एक प्रश्न बनवारी लाल जी, बड़ी विनम्रता से मैं आपसे पूछता हूँ बंधु, आप लोग अपराधों में शामिल हैं, उसके बाद अपराध करेंगे, आप मेरे पास आएंगे। अच्छा है, आप अपने घर रहिए, मैं आपके घर हूं, मैं अपने घर हूं, मेरे पास आइए मत, मुझको वोट दीजिए मत, मैं आपका वोट मांग भी नहीं रहा हूं और आपके वोट को मान भी नहीं रहा हूं। ठीक है, गोविंद जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। बनवारी लाल जी, यदि रोज ऐसी आए दिन घटनाएं आपके राज्य में होंगी और लोगों को उचित न्याय नहीं मिलेगा तो क्या आप केंद्र से हस्तक्षेप की मांग करेंगे? आप तो भारी अंतर से जीतकर आए हुए विधायक रहे हैं ना जी। जी, क्या आप उन लोगों को न्याय दिलवाने के लिए केंद्र से हस्तक्षेप की मांग करेंगे? निश्चित तौर पर करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे। हम लोग इसमें हस्तक्षेप के लिए अपने नेताओं को लगातार संपर्क कर रहे हैं, उनको फीडबैक भी दे रहे हैं। अब चूंकि वर्तमान में जो स्थितियां हैं, चारों तरफ चुनाव है, उसमें जितनी तेजी से हमारे नेताओं का यहाँ आके, और अभी हमारी 4 सदस्यीय टीम गई है, योगेश जी मुस्कुरा रहे हैं, योगेश जी मन में क्या चल रहा है? योगेश जी मुस्कुरा रहे हैं। 4 सदस्यों की टीम हमारी गई है, जिसमें सुखबीर सिंह जोनापुरिया के नेतृत्व में संदीप शर्मा, चंद्रकांत मेघवाल दोनों विधायक हैं। इनको और एक वहां के योगेश जी जरा दोबारा बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, हमारे जो बनवारी भाई हैं, ये चुपचाप मुसलमान भाइयों से फोन पे बात करके वोट मांगते हैं, सार्वजनिक रूप से टीवी पे भाषण देते हैं कि मुझे आपका वोट नहीं चाहिए। इस 2 तरह की बातें क्यों करते हो आप? नहीं, अब वोट मांगने की कोई बात नहीं हो रही ना जी। ये विषय वोट मांगने तो है ही नहीं। एक सेकंड, ये काम तो वैसे आप भी कर रहे हैं। ये तो आपने इतनी देर से बीते 40 मिनट के प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ जो कल्प्रिट हैं उनको डिफेंड करने की कोशिश की। एक बार भी जो पीड़ित हैं उन आकलन करिएगा जरूर। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। अवार्ड पुरस्कार এবার সংস্কৃতি, এবার बीजेपी। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ